हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, यानी मूल अधिकारों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिना इसके कभी भी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी, कोई भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, बिना मूल अधिकारों के चैप्टर से प्रश्न पूछे बिना परीक्षा नहीं होती है। मतलब कहने का ये है, कोई भी परीक्षा हो, फंडामेंटल राइट्स से प्रश्न जरूर आते हैं, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टेड है। ये डायरेक्टली क्या है, आम लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम आप जो आज इंडिया में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं सरकार के अगेंस्ट, कह लीजिए, या स्टेट के अगेंस्ट, कि इसको जो स्टेट जो है कभी भी इसको वायलेट नहीं कर सकता। मतलब इसको कम नहीं कर सकता, डिक्रीज नहीं कर सकता। कुछ केसेस में कर सकता है, बट इस पर नॉर्मल कंडीशंस में इसमें जो है रोक नहीं लगा सकता। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से मैं समझाऊंगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का जहाँ से प्रश्न जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है, कोई परीक्षा देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। देखिए, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो बेसिकली क्या है, पार्ट 3 का जो है हिस्सा है। भाग 3 में जो है मूल अधिकारों को चर्चा की गई है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान ने डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। देखिए, जो मूल अधिकार का विचार है भारतीय संविधान में लिया गया है, वो बेसिकली अमेरिका से लिया गया है। अमेरिकन के संविधान से जो है इसको भारत में रखा गया। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग ये है कि आज के टाइम में जो मतलब भारत का मूल अधिकार है, जो भारत में फंडामेंटल राइट्स है, वो देखा है तो अमेरिका का जो संविधान वाला फंडामेंटल राइट्स है उससे कहीं ज़्यादा वाइड है, कहीं ज़्यादा डीप है, मतलब ज़्यादा विस्तृत है। मतलब जहाँ से लिया गया उससे ज़्यादा बेटर है ये। ठीक है, भारत का जो है मूल अधिकार, तो इसी को समझेंगे। बेसिकली देखिए क्या है कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं। लेकिन जो असली मूल अधिकार शुरू होते हैं वो आर्टिकल नंबर 14 शुरू होते हैं। समता का अधिकार कह लीजिए, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होता है। 2 आर्टिकल में कुछ बातें और समझाई गई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल नंबर 12 और 13, 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स को जो एक डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं। आज हम उसी डिफिनीशन को समझेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 12 और 13 में कुछ डिफिनीशन दी गई हैं। आर्टिकल नंबर 12 और 13 में कुछ डिफिनीशन दी गई हैं जो कि बड़ी काम की हैं। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, मतलब राज्य को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है। उसी आज आर्टिकल नंबर 12 की चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य क्या होता है, बेसिकली हम आप अगर डिस्कस करें तो राज्य का मतलब ये होगा भाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर कर्नाटक, इसी को हम राज्य समझते हैं। बट संविधान की भाषा में भाग 3 के लिए, मतलब मूल अधिकारों के लिए, राज्य को अलग से डिफाइन किया गया है। क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो इसमें कई बार राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य वैसा नहीं कर सकता, राज्य इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, राज्य इन चीज़ों पे कंट्रोल करेगा, राज्य सबको जो है समान अवसर मुहैया कराएगा, छुआछूत नहीं होने देगा, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। तो राज्य का मतलब क्या है, इसको जो है अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब बेसिकली अगर हम राज्य की डिफिनीशन हमें नहीं पता रहेगी, तो जब आप पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स को तो उसमें लिखा रहेगा भाई राज्य की ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो राज्य का मतलब आप ये समझ बैठेंगे कि उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं करेगा या मध्य प्रदेश ऐसा नहीं करेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है संविधान बनाने वाले ने आर्टिकल नंबर 12 के तहत राज्य को डिफाइन किया हुआ है, आखिर राज्य का मतलब क्या होता है। तो इसी आज आर्टिकल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सेशन में सिर्फ आर्टिकल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। बड़ा है, अच्छा है, समझते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 12 को अच्छे से थोड़ा समझते हैं। देखिए, राज्य के तहत जो है पहला क्या है, राज्य के अंदर संघ सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंग।
तो संघ सरकार के जो विधायी होते हैं या कार्यकारी अंग होते हैं वो स्टेट की परिभाषा में आते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो कार्यकारी अंग होता है संघ सरकार का उसे कहते हैं केंद्र सरकार, उसे कहते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, या संघीय सरकार कह लेते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, या वर्तमान में अभी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है तो इसे मोदी सरकार कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही सरकार भारत में चलती है, तो अभी भी इसको मोदी सरकार के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे कोई प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर पीछे जो रहा होगा उसके नाम पे भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है भाई संसद, क्योंकि केंद्र संघ सरकार का जो विधायी अंग होता है वो संसद होती है, जहाँ विधान बनते हैं। पहला होता है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, देखो क्या है कि संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा को मिलके बनती है और संसद ही कानून बनाती है। जो सरकार में होता है वो कानून नहीं बनाता, सरकार के लोग तो बिल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग से मिलती है, तो जरूरी नहीं है कि सरकार के लोग ही वोट करें, अपोजिशन के लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो भी वोट करते हैं। ठीक है, जिनका वर्तमान सरकार से अलायंस नहीं होता, जैसे कुछ स्टेट में कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं, जैसे उड़ीसा में बीजेडी हुआ करती थी, अभी तो उनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो वो भी केंद्र सरकार को सपोर्ट करते थे, बट सरकार का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन वो संसद के हिस्से में थे, संसद का हिस्सा था, उनके जो है सांसद हुआ करते थे। तो संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, कानून बनाने का काम संसद करती भारत के लोग के लिए, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार। तो वही बात कही गई है, संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग जो है राज्य की परिभाषा के तहत आएंगे, इनको राज्य कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा चीज़ है इसको राज्य कहते हैं? दूसरा मैं समझाता हूँ। दूसरा है भाई हमारा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार टाइप राज्यों में राज्य सरकार की विधायी एवं कार्यकारी अंग। ठीक, अब राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग कौन से होंगे? देखो जी, सभी राज्य सरकारें जितने भी उत्तर प्रदेश भारत में जो है राज्य सरकारें हैं, सभी वो राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 जो है राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है ना, तो सभी राज्य सरकारें जो है राज्य की परिभाषा के तहत आएंगी, और उनका जो है विधानमंडल जो होगा वह भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, वो भी स्टेट कहलाएगा। ठीक है, विधानमंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक तो होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसीलिए जो है देखिए उत्तर प्रदेश में या बिहार में अगर आप रहते हैं तो देखिए यहाँ पे एमएलए होता है, एमएलसी होता है। जो एमएलए होता है वो चुन के आता है हर 5 साल में, विधानसभा वाला एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो विधान परिषद होता है वो इनडायरेक्टली चुना होता है, एमएलसी से कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे केंद्र सरकार में संसद हुआ करता था, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है और राज्यों में जो है विधानसभा विधान परिषद होती है। ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं 28 हैं आज के टाइम में, हर जगह विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। कहाँ कहाँ है आप पढ़ के जो है कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आज को हिंट दे दूँ मैं, वर्तमान में आई थिंक 5 राज्यों में है, नहीं 6 राज्यों में है, और एक कोई केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी है। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है 2019 में, तो आप फाइंड आउट करके जो है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं राज्य का अंग हैं, राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। हम आर्टिकल नंबर 12 के तहत राज्य की परिभाषा को समझ रहे हैं, राज्य में क्या क्या आता है, तो ये 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें और हैं, उसको समझते हैं। पहले इसको मिटा लेता हूँ तब तक। चलो जी, अब समझते हैं तीसरा कौन सा जो है शब्द है
या फिर संस्था है जो राज्य की परिभाषा के तहत आती है, वो समझते हैं। तीसरे स्तर पे आती है स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें मतलब लोकल गवर्नमेंट्स। 3 स्तरीय सरकार है भारत में। लोकल गवर्नमेंट, आपको पता होगा 3 लेवल पे सरकार होती है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, लोकल गवर्नमेंट, जिला स्तर पे कह लीजिए, ग्रामीण स्तर पे कह लीजिए। ठीक है, इनके तहत कौन कौन आता है? नगर पालिकाएं सारी आ जाती हैं। नगर पालिकाएं, ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों में हुआ करती हैं, उसमें नगर निगम होता है, नगर पंचायत होती है, नगर निगम होता है, नगर पंचायत होती हैं। ये सब मिलके जो है राज्य की परिभाषा के तहत आती है। मतलब कहने का मतलब अभी आप समझ लीजिए राज्य की परिभाषा में क्या क्या आते हैं, फिर आगे बताता हूँ इनसे क्या संबंध है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, दूसरे स्तर पे पंचायतें आती हैं। पंचायतों में देखिए जिला पंचायत होता है, चुनाव होता होगा आपके यहाँ जिला पंचायत सदस्य का, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चूज किया जाता है, ब्लॉक प्रमुख हुआ करते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख हुआ करते हैं, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख या ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख होते हैं और जिला स्तर पे जिला पंचायतें हुआ करती हैं। ठीक है, अब इनको समझाएंगे, आप समझ लीजिए स्थानीय सरकारों में कौन कौन आता है, राज्य के तहत आती हैं। अगला है भाई, कोई जिला बोर्ड हो, सुधार ट्रस्ट हो, बाल सुधार गृह वगैरह होते हैं ना, वो सब सरकारी के जो पैसे से चलते हैं, बाल सुधार गृह इत्यादि, वो सब जो है इस राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। ठीक, ये होगी तीसरी बात। अब देखिए चौथा है, कुछ इंस्टीट्यूशन भी हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो या गैर वैज्ञानिक हो। इवन जो अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, लेकिन अगर वो सरकार की इकाई के रूप में काम कर रहा है, सरकार की मदद करने के लिए काम कर रहा है, तो वह भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, आप मान लीजिए कोई सा एक कंपनी खोल लेते हैं, सरकार चाहती है कि भाई मैं जूते बना रही हूँ, सरकार कह रही है, और आपका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप चूँकि प्राइवेट फर्म है लेकिन सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ लिंकअप है, तो आप भी जो है या आपकी संस्था जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। क्लियर है, प्राइवेट इकाई भी उस जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। ऐसी कोई सी बॉडी हो, ऐसा कोई सा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा कोई भी ट्रस्ट हो, भले ही वो प्राइवेट हो, लेकिन अगर राज्य के साथ काम कर रही है, सरकार के साथ काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, दैट मीन वो जो है राज्य की परिभाषा के अंडर आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं कुछ वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन हैं, वो जो है कैसे कौन कौन से उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, वैज्ञानिक इधर रहेगा और गैर वैज्ञानिक इधर, वैधानिक, और वे वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन, वैधानिक। ठीक, ये चौथा पार्ट से। अब देखिए वैज्ञानिक में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन आएगा। राष्ट्रीय, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, यह राज्य की परिभाषा के तहत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, तो हरित प्राधिकरण समझ लीजिए। ये सब जो है
एक नियम बना के इन संस्थाओं का जो है संरचना हुई है, इसलिए वैधानिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं इन्हें। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग। ठीक है, तो ये सब जो है ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन आप बुक्स में पढ़ लेना अच्छे से। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। इवन LIC वगैरह जो भी है हमारा, वो भी राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट या कह लीजिए सरकारी बैंक्स हैं, वो सब जो है राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। ठीक है, तो आप उसको समझ लीजिएगा। अब जैसे गैर वैधानिक केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। अगला राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय दिल्ली में है, INA के पास। कोई दिल्ली आया होगा तो आप लोग देख लेना, INA एक जगह है, वहाँ पे है। ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब भी जो है लोकायुक्त, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब भी जो है राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, चलो भाई राज्य की परिभाषा के तहत ये आते हैं, चलो बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? राज्य की परिभाषा के तहत आगे, राज्य के मतलब के रूप में आगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखो ये है कि आर्टिकल नंबर कह लीजिए या फिर मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, वो पूरी तरीके जो है राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जो है सबको प्राप्त हो। किसी भी तरीके से राज्य द्वारा मतलब ये जो मैंने बताया, ये सारा चारों चीज़ें, इनके द्वारा किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन न हो। अगर इनके द्वारा जो भी ये मैंने नाम लिखे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये इंस्टीट्यूशन, इनके द्वारा कभी किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 32 के तहत या आर्टिकल नंबर 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके या उच्च न्यायालय जाके अपनी जो है पैरवी या कह लीजिए मुकदमा दाखिल कर सकता है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स थे और इन इंस्टीट्यूशन ने मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, कम किया है, मुझे रोका है। अब देखिए कोई भी सरकारी संस्थान होता है, फ्रीली आप जो है गाड़ी खड़ी करिए उसकी पार्किंग में, और पार्किंग ना भी हो तो सड़क पे खड़े कर दीजिए, बिंदास उसके ऑफिस में जाइए, ना कोई एंट्री करवाता है ना कुछ पूछता है। ये सब व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी बिना किसी भेदभाव के हर कोई आ सके। ठीक है, बट इसका आज के टाइम में गलत उपयोग हो रहा है। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो वहाँ पे एक रिसेप्शन होना परम आवश्यक है। किससे मिलना है उसके साथ कॉन्टेक्ट नंबर उसका एटलीस्ट सेव करना या कंप्यूटर में एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, बहरहाल आज के टाइम में सारे इंस्टीट्यूशन खुले पड़े हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशन तो भाई देखो क्या है कि इंडियन आर्मी का भी एक कैंपस होगा, वो भी सरकारी है, तो आप यह कह के वहाँ नहीं घुस सकते कि चूँकि सरकारी है तो मुझे जाने दिया जाए, मुझे टैंकर चलाने दिया जाए। नहीं, वो सिक्योरिटी का मामला है, वहाँ आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आप जिद करोगे, पकड़ के अच्छे से कुटाई हो जाएगी, तो रिक्वेस्ट है वहाँ मत जाना। ठीक है, जहाँ अलाउड है वहीं जाना। और भी कई चीज़ें हैं। स्टेट ये इंश्योर करेगा कि सभी नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, कलर, बोली, भाषा के आधार पर भेदभाव न हो पाए। न स्टेट करेगा, ये इंस्टीट्यूशन करेंगे, और ना ही नागरिकों के बीच आपस में हो पाए। ठीक है, आपस में भी जो संस्थान है, नागरिक है, उनके साथ भी ना हो पाए। ठीक है, ये मतलब हुआ स्टेट का पूरा। इसीलिए जो है आर्टिकल्स जो मूल अधिकार के हैं उनमें बार बार स्टेट शब्द को मतलब यूज हुआ है, तो आर्टिकल बनाने वालों ने कह दिया भाई संविधान बनाने स्टेट यूज तो कर रहे हैं, बट स्टेट का मतलब क्या है? तो आर्टिकल नंबर 12 में जो है उन्होंने स्टेट को डिफाइन कर दिया कि लो जी ये है स्टेट का मतलब। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से समझ लेना। प्रीलिम्स में भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लेता है, और मेंस में तो पक्का आता है। स्टेट की डिफिनेशन को डिफाइन करने के लिए लिख देता है। यूपीएससी पूछता है, यूपीपीएससी पूछता है, सब लोग पूछते हैं। तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, नहीं समझ आता कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, और उसमें डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 13 को, वो भी इंपॉर्टेंट है। 13 खत्म होने के बाद हम आ जाएंगे आर्टिकल नंबर 14 पे, जो कि फंडामेंटल के असली जो है आर्टिकल से समता के अधिकार को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत डीप में जाके पढ़ें, कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो नमस्ते सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।